Good morning, students. Welcome to the next lecture on software engineering. Now we will discuss about the software matrices. What is software matrix? Software matrix are quantifiable measure that could be used to measure different characteristics of a software system or software development process. बेसिकली सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास वो मेथड है जो हमें क्वांटिफाई मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ प्रोसेस को कि कितना हमारा वो प्रोग्रेस हो चुका है उसको हम कैसे मेजर करेंगे दैट आइडिया इज वी कैन गेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स metrics and measurement are necessary aspect of managing a software development project कि अब हमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट हाउ फार इट इज प्रोग्रेस्ड कि कितना वो बन चुका है हाउ मच डेवलपमेंट हैज बीन टेकन प्लेस हाउ फार बिहाइंड द शेड्यूल इट इज एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट सो फार इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स देती है बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन अब इसका फायदा क्या है तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है प्रोसेस के बारे में सॉफ्टवेयर की और उसकी प्रोग्रेस के बारे में उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है तो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन decisions can be made about the project. Hence, we can say that matrix-based management is also a key component in the software engineering strategy to achieve its objective. According to Goodman, the software matrix can be defined as the continuous application of measurement-based techniques to the software development process and its product to supply meaningful and timely management information together with the use of those techniques to improve the process and its products कि जो हमें क्या करे किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसके बारे में टाइमली और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है From this definition, it is clear that software metrics are measurements that, number one, improve the process of developing the software as well as improve all aspect of management of that process. Now, role of the metrics. The software metrics are needed to be अब इनका रोल क्या है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स तो फर्स्ट वन इंप्रूव द विजिबिलिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल इससे हम सॉफ्टवेयर को एक वेल प्लानिंग और कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल कर सकते हैं improve the quality and productivity measure the size of software कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा रहेगा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है measure the complexity of the software know the cost of development of software discover the underlying errors in the software design at the early stages measure the time needed to produce the software know the reliability at the time of software release and discover more effective test techniques तो बेसिकली सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हमें ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में प्री इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम उसमें बनाने में कितना टाइम लगेगा कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होगा उसकी रिलायबिलिटी कैसे होगी तो इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें कौन देती है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स अब बेसिकली तीन तरह की हमारे पास सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है जो हमें ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में कि जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा तो product metrics describe the characteristics of the product such as its complexity, its design features, its performance and reliability. तो बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है कि प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स होगा हमारा क्या उसके डिजाइन होगा क्या उसकी परफॉर्मेंस रहेगी क्या रिलायबिलिटी रहेगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स सेकेंड वन है प्रोसेस मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि जो हमें उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में द प्रोसेस मैट्रिक्स डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में जो हम प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं कि उनकी इफेक्टिवनेस या क्वालिटी क्या रहेगी तो बेसिकली प्रोसेस मैट्रिक्स आर कंसिडर्ड एज एफर्ट रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट Third one, effectiveness of the defect removal during the development, number of defects found during the testing, and maturity of the process. So these one are the process matrices. एक और हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या बताएगा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स
एग्जीक्यूशन की ओवरऑल जो प्रोसेस प्रोजेक्ट बनाने में लगी है, जो प्रोजेक्ट है उसकी मैट्रिक्स है ये। इट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द इट्स एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स are used to measure cost and schedule of the project, productivity of the project as well as the staffing pattern के कितनी आपको टीम रखनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। So this one is all about the software metrics. Now we will start with our unit 2 according to our syllabus, and it is software requirement analysis and specification. जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि हमारे पास जो वेरी फर्स्ट फेज है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, वो क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एज वेल एज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दोज रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? When we receive a request for a new software project from the customer, first of all we would like to understand the project. कोई भी हमें प्रोजेक्ट जब मिलता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कस्टमर जो प्रोजेक्ट चाह रहा है कि वो है क्या, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और वो उन चीज़ों को कैसे चाहता है, उसके बारे में हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और फिर उनका हम एनालिसिस करते हैं और फिर स्पेसिफाई करके एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बेस पे हम कस्टमर से टाई अप करते हैं। नो मैटर वेदर इट्स फंक्शनैलिटी इज ओल्ड और न्यू, ईच प्रोजेक्ट हैज ए पर्पस यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन व्हाट द सिस्टम कैन डू। Hence goal is to understand the requirement of customer and document them properly. तो सबसे पहला काम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फर्स्ट फेज होगा वो होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना और फिर उनको स्पेसिफाई करके एक वो प्रॉपर मैनर में डॉक्यूमेंट करना। द रिक्वायरमेंट फेज हैज द बेसिकली एक रिक्वायरमेंट जो फेज है वो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, बेसिकली ये 3 एक्टिविटीज होंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम है उसको थोरोली एनालाइज करना। प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो जब एक बार हमने रिक्वायरमेंट्स ले लिए हैं उनमें से हमने क्या करना है कि जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है उनको स्पेसिफाई करना। Requirement specification is to specify capabilities and facilities that the system will provide when it is developed. और third one, requirement validation. It is also most important part. Requirement validation is to make sure that what was specified is correct, कि जो हमने specify किया, जो document किया है वो सही से भी बनाया है या नहीं बनाया। This is known as the validation. So the next topic is software requirement. So software requirement क्या है? According to IEEE, a requirement can be defined as a condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an project. कि किसी यूजर की जो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेबिलिटी है वो भी हमारे क्या होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो सकती है। A condition or a capability that may be met or proposed by a system, कि जो हम कैपेबिलिटी एक सिस्टम बनाना चाहते हैं वो भी हमारी क्या, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस फेज ऑफ अ लाइफ साइकिल। सेकेंड वन फेज है, इसी में हमारे पास जो सब फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं अब उनको एनालाइज करना। द बेसिक एम ऑफ द प्रॉब्लम एनालिसिस और रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड द यूजर, कि उनकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के यूजर क्या चाहता है, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजायर्ड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑन द सॉल्यूशन, कि उस सॉफ्टवेयर पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स रहेंगी। ये सब चीजें किस समय पता चलती है हमें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम में। The basic principle used in analysis is the same as in a complex task. तो requirement analysis basically क्या है, divide and conquer, के प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और फिर उनको आपस में मर्ज कर देना। This is partition of the problem into sub problem and then try to understand each sub problem and its relationship to the other sub problems in an effort to understand the overall or total problem. मेन ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वही कि हमने बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है कि सॉफ्टवेयर से हम क्या काम करना चाहते हैं और उसके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स रहेंगी। अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द यूजर एंड द क्लाइंट्स, नो व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट डू,
understand all the constraints on the solution, and define the situation as precisely as possible. Now, steps involved in the requirement analysis. अब requirement analysis में steps कौन कौन से होंगे? सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है. द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स. क्लाइंट्स का मतलब जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, क्लियरली कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको क्लियरली अंडरस्टूड करना. द प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स इंटरव्यूइंग ऑफ द क्लाइंट्स एंड एंड यूजर्स. देयर आर सो मेनी मेथड्स टू गेट द प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. जैसे हम इंटरव्यू कर सकते हैं क्लाइंट्स का, दीज पीपल्स एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें यूजर्स की रिक्वायरमेंट लिखी है, उनको स्टडी कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चनेयर का यूज कर सकते हैं कि कस्टमर को हम कुछ क्वेश्चनेयर दें, वो उसके बेस पे अपनी फीडबैक दे, उसके बेस पे हमें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. The process of obtaining answers to the question that might arise in an analyst must continues until the analyst feels all the information has clearly obtained. तो बेसिकली प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या होगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है वो अपने मेथड से प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा, चाहे वो क्वेश्चनेयर का यूज कर रहा है, चाहे वो इंटरव्यू कर रहा है, चाहे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रहा है, उनके बेस पे वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेगा. उसके बाद है सेकंड स्टेप, इसमें आता है ऑर्गेनाइज द रिक्वायरमेंट. एक बार जब हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया कि प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उस पर ये कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक वेल डॉक्यूमेंट करेंगे. आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द रिक्वायरमेंट वी हैव टू क्लासिफाई एंड ऑर्गेनाइज देम अकॉर्डिंग टू सम प्लानिंग. और उसमें से इनकंसिस्टेंसीज हैं, अनोमलीज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दूर करेंगे. And the system analyst systematically organize the requirements into an SRS document. और हमें क्या मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसका एंड प्रोडक्ट. और फिर थर्ड स्टेप इसमें है हमारे पास मॉडलिंग. मॉडलिंग का मतलब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम की प्रोसेस को क्या करेंगे, मॉडल करेंगे. जो SRS डॉक्यूमेंट मिला है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को मॉडल करेंगे. The system analyst creates model to present the specific parts of the system, and these models serve as the foundation of the system design. Now, the next topic is feasibility study. Feasibility study का मीनिंग क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि whether the product is feasible or not, कि प्रोडक्ट को बनाना feasible है या नहीं, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. The feasibility study. The purpose of the feasibility study is not to solve the problem. इसका मीनिंग, कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसका मीनिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने से नहीं है, बेसिकली क्या है, उस प्रॉब्लम को समझने से है. तो वैसे ही फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इट्स एम इज नॉट टू सोल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सोल्व करना इसका एम नहीं है, बट टू डिटरमाइन वेदर द प्रॉब्लम इज वर्थ सोल्विंग और नॉट. कि प्रॉब्लम को सोल्व करना वर्दी है या नहीं है, कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा तो नहीं है, जो कंडीशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिजिबल है या नहीं है, टाइमली मैनर में उसको फिजिबली करना, प्रोडक्ट को फिजिबल है या नहीं है. इस तरह की फिजिबिलिटी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं. दिस हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर टू प्रोसीड फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट. इसके बेस पे अगर हमारा फिजिबिलिटी स्टडी आ जाती है कि हाँ प्रॉब्लम को फिजिबल है, तो भी हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं. The main objective of feasibility study is to provide management with enough information to know. ये प्रोजेक्ट टीम है, उसको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, किसके बारे में, वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी डन, के प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है या नहीं. दूसरा, वेदर द फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर द यूजर्स और नॉट, कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा. whether there is a preferred alternative, या उस प्रोडक्ट की जगह ऑलरेडी कोई और अल्टरनेटिव तो नहीं हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. तो इन बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. According to Hazel, the definition is a feasibility study is defined as an evaluation or analysis of the potential impact of the proposed project or program. कि जो प्रोजेक्ट है उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारे पास, ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. It is conducted to assist decision makers in determining whether or not to implement a project or program.
तो बेसिकली ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस प्रोजेक्ट को हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि वो फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल है देन कंपनी और द टीम विल गो फॉर इट, अदरवाइज दे विल ड्रॉप द आइडिया। Generally, feasibility studies are undertaken when tight time constraints and normally culminate in a written and oral feasibility report. The contents and recommendation of such study will be a sound basis for deciding whether to proceed or postpone or cancel the project. अब बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिबिलिटी है, जैसे हमने कहा कि इसको टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं, यूजर के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो उसके बेसिस पे हमने इसको बेसिकली 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि वो टेक्निकली बनाना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे अगर कोई कहता है कि टाइम मशीन बनाओ आज के टाइम में, तो वो आई थिंक फॉर दैट इज नॉट पॉसिबल इन टूडे सिनारियो, तो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि जितना हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स है उसमें वो प्रोजेक्ट बन सकता है या नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड वन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, के वो एक आम यूजर के लिए ऑपरेशनेबल होगा या नहीं होगा, ये भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज ऑपरेशन, के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है जिसके लिए कुछ स्पेशल स्किल चाहिए होंगे जिसको स्टडी करने यूज करने के लिए। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, ऑपरेशनल स्टडी में फिजिबिलिटी में आती हैं। फोर्थ वन सोशल और बिहेवियरल फिजिबिलिटी, के सोशली वो फिजिबल है या नहीं, कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कि कुछ इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हमारा हार्म तो नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये सोशल और बिहेवियरल फिजिबिलिटी में है। अगेन है मैनेजमेंटियल फिजिबिलिटी, तो मैनेजमेंट फिजिबिलिटी में कि उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना फिजिबल रहेगा या नहीं। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल का मतलब कि वो ऐसा तो नहीं है कि इलीगल हो प्रोजेक्ट, तो लीगल फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। टाइम फिजिबिलिटी, तो टाइम में क्या हम चेक करते हैं कि वो टाइमली हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट हमें चाहिए 1 महीने बाद और उसको बनाने में लग रहा है 10 साल, देन दैट इज टाइम फिजिबिलिटी स्टडी। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहले है टेक्निकल फिजिबिलिटी। ड्यूरिंग दिस स्टडी द एनालिस्ट, अब फिजिबिलिटी टीम जो फेज है उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट के फेज में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो सारा काम रहता है वो मेजोरिटी ऑफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम एनालिस्ट। तो एनालिस्ट होता है हमारे पास। तो एक तो फिजिबिलिटी में भी एनालिस्ट आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, डिटरमिन्स whether the technical resources are sufficient for the proposed system or not। कि जो एनालिस्ट है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करेगा और देखेगा कि वो फिजिबल है या नहीं है विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। इफ दे आर नॉट सफिशिएंट देन एनालिस्ट सजेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर टू बी रिक्वायर्ड। तो उसके बेस पे वो कहेगा कि आपको अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। बाय कंडक्टिंग दिस स्टडी द एनालिस्ट कैन असरटेन द फॉलोइंग। इस स्टडी का आप आउटपुट क्या निकलेगा टेक्निकल फिजिबिलिटी का। तो फर्स्ट आउटपुट निकलेगी इसकी, वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कैरिड आउट विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे ही हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, या हमें कुछ नया इक्विपमेंट परचेज करने पड़ेंगे। दूसरा, वेदर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज एनफ, कि जो ऑलरेडी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं वही सही है या उसको अपग्रेड करना पड़ेगा या कुछ नया परचेज करना पड़ेगा। तीसरा, कैन द वर्क बी डन विद द एग्जिस्टिंग पर्सनल, कि जितनी टीम है उससे ही हम उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या हमें नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। या चौथा है कि उसी टेक्नोलॉजी में उसको हम बना सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड हाउ बेस्ट कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीजें कि एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में उसको हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एग्जिस्टिंग टीम के साथ उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। दूसरा आता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। नाम से क्लियर कि यहाँ पे हम बजट कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखेंगे कि विद इन द गिवन बजट उस प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। Economic feasibility is the most important study that determines the cost and benefits of the proposed system and compares with the budget। इसमें ये भी हम स्टडी करते हैं कि जो कॉस्ट लगी है प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, उसके बाद यूजर को उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट ज्यादा पड़ गई और उसका बेनिफिट हमें कम हो रहा हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसकी आउटपुट बेसिकली क्या होगी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की, वेदर द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली फिजिबल,
इकोनॉमिकली फिजिबल है, whether there are sufficient benefits as compared to the cost incurred. Third one is operational feasibility. Operational feasibility में basically हम क्या करेंगे कि whether the system in the way that users wants or not, कि जिस वे में हमें यूजर्स मांग रहे हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उस वे में उसको हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते. दिस टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी आस्क इफ द सिस्टम विल वर्क व्हेन इट इज डेवलप्ड और इंस्टॉल्ड. Operational feasibility must determine how the proposed system will fit with the current operation and what if the job reconstruction or retraining will be needed to implement the system. एक यूजर्स को जो बाद एंड यूजर्स है उनको ट्रेनिंग तो नहीं देनी पड़ेगी स्पेशली, तो इसका जो आउटपुट होगी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की वो क्या होगी, वेदर द सिस्टम कैन बी यूज्ड इफ इट इज डेवलप्ड और इम्प्लीमेंटेड, के वो यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इजीली, और वेदर द यूजर्स को कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, यूजर्स को कोई अलग से ट्रेनिंग तो नहीं देनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए. चौथा है हमारे पास सोशल या बिहेवियरल फिजिबिलिटी. सोशल या बिहेवियरल फिजिबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑफ वेदर द प्रोजेक्ट will be acceptable to the people or not. An estimate should therefore be made how strong a reaction of user staff is likely to have towards the development of the proposed system. चौथा है management feasibility. It is a determination of whether a proposed project will be acceptable to the management or not. If the management does not accept the project, the analyst will consider the project as a non-feasible. Next one है legal feasibility. Legal feasibility is determined whether the proposed project infringes on known acts, statutes, as well as the pending legislation. Although in some instances the project might appear sound, on closer investigation it may be found to infringe the several legal areas के वो illegal ना हो हमारा. It involves non copyright, non disclosure rules, labor law, foreign laws, foreign regulation, contractual liabilities involved, license agreement, etc. Last one is the time feasibility. Time feasibility is a determination of whether a proposed project can be implemented fully within a stipulated time frame or not. If the project takes too much time, then it likes to be rejected. So this one is overall about the feasibility analysis. So in today's lecture, we have discussed about the software matrices, basics of the software requirement specification, and then we have thoroughly discussed the feasibility study of any software. Thank you.